अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मुसरत परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनएफसी अवार्ड और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की और टैक्स रेजीम की। ये कुछ हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए और कुछ शराइत रखी गई जो कि अंडर डिस्कशन है, जिसमें से एनएफसी जो है टॉप पे है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा कि वो एनएफसी अवार्ड का रिकन्सिडर करें, रिविजिट करें, बिकॉज दिस इज़ हाई डेट। द डिबेट हैज़ स्टार्टेड इन पाकिस्तान, क्योंकि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस हवाले से जो है डिबेट जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि वो इस सूबों को एग्री करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो उन्होंने इस चीज़ पर इनकार किया। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर अली सलमान के, क्योंकि जो फिजिकल सिचुएशन है बड़ी वर्स हो गई है एंड शेयरिंग ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर हम बात करें बिफोर द अवार्ड सिंस 2007, तो सूबों को जो शेयर दिया जाता था वो था 41.5%। और फिर अंडर द एनएफसी अवार्ड सिंस 2010 जो सूबों का जो शेयर है वो बढ़ा दिया गया 57.5%, 16% जो है वो इंक्रीज़ आया। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट ही फिजिकल डेफिसिट से करती है, क्योंकि सूबों को देने के बाद गवर्नमेंट के पास अपनी स्पेंडिंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लास्ट ईयर भी हम देखें तो गवर्नमेंट ने 7.16 जो है वो बिलियन कलेक्ट किया और सूबों को देने के बाद उसके पास 2.17 बचा। तो वर्ड से कि क्या इस शेयर को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए 41 to 40%, और या प्रोविंसेस को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, क्योंकि अंडर द एनएफसी अवार्ड जो है सूबों को एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट व्हाट वुड यू से कि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो रिड्यूस करें अपना रोल? आई थिंक आपने मुसरत आज बहुत ही अहम टॉपिक को एड्रेस किया है। इसमें जहाँ तक एनएफसी अवार्ड का ताल्लुक है, यकीनन आईएमएफ के अंदर डिस्कशन में बात सामने आई है और इससे पहले भी ये गाए बगाए बात सामने आती रही है 98वीं तरमीम के बाद स्पेशली, और एनएफसी अवार्ड को लेकर इस वक्त भी आ रही है। थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी से पहले इसके बैकग्राउंड के तौर पर चूँकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और ये बाकी सारे सूबे इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो उसमें जो हमारी स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक टूवर्ड्स फेडरेशन है, यानी टूवर्ड्स मोर प्रोविंशियल ऑटोनमी है। अल्टीमेटली लोकल ऑटोनमी भी होनी चाहिए, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए। प्रोविंशियल ऑटोनमी का एक लाजमी जुज़ है कि फिस्कल ऑटोनमी हो, यानी ऐसे बहुत से अमूर जिनका आइन के तरमीम के ज़रिए, स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद जिनको सूबों को शिफ्ट किया गया, उनकी जो अखराजात की ज़िम्मेदारी है वो भी सूबों को शिफ्ट कर दी गई। अगरचे ये प्रोसेस मुकम्मल अभी भी नहीं हुआ, अभी भी बहुत सी वजारतों में डुप्लिकेशन है, लेकिन ब्रॉडली डायरेक्शन ये थी कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सूबों को देंगे। और जैसे अपने एजुकेशन हेल्थ की बात की, तो एजुकेशन विद इन द प्रोविंशियल बजट वो इस वक्त किसी भी सूबे का सबसे बड़ा बजट का हिस्सा वो एजुकेशन होता है। बाकी जैसे हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे बल्क एजुकेशन का ताल्लुक सूबे से है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि सूबे अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनको इम्प्रूव करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन मार्क है कि किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रोसेस को रोल बैक करें। तो इस प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपने हवाला दिया उसके अंदर ये क्लियर है कि ये जो लेट्स से 57.5% है, ये शेयर बढ़ तो सकता है लेकिन वो वापस नहीं आ सकता, वो कम नहीं हो सकता। सो लिहाजा इस वक्त हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन का शिकार है। लेकिन दूसरी सूरत में जो फेडरल गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है वो ये कि देखें, दो बड़े कर्ज़ों के मद ऐसे इसमें डिफेंस है और पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट के ऊपर जो हम उसको डेट सर्विसिंग, तो इसकी जो बेनिफिशरी है वो कोई इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि अगर हम डिफेंस के ऊपर एक ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसका बेनिफिशरी तो पूरे मुल्क है, पूरे मुल्क की आवाम है। तो इसलिए इसका जो बर्डन है वो हमें सिर्फ विफाकी हुकूमत पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसको शेयर करना चाहिए। ये एक डिस्कशन है जो इस वक्त हो रही है और ये हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, पार्लियामेंट के विजडम के ऊपर छोड़ते हैं कि इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें।
एक तरफ तो मैं एग्री करता हूँ कि फिजिकल फेडरलिज्म की तरफ हमें मूव करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अनॉमली पैदा हुई है पब्लिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और इसमें एक बड़ी जो इस वक्त मसाइल आए हैं इसी अनॉमली की वजह से, वो टैक्सेस के मामला हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त तो कम्प्लीटली एक तरह से उनमें कोई हार्मनी नहीं है, वो एक यूनिफॉर्मिटी के तहत नहीं है, वो हर सूबा अपने अपने तरीके से टैक्सेस के मामला को, ख़ास तौर पर जो उसके सेल्स टैक्स को हम लोग देख रहे हो। सो ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो इससे फेडरल गवर्नमेंट, बल्कि इस वक्त आपने जो वादा दिया है कि सूबों को देने के बाद कितना बचता है, तो उस वक्त तो हम नेगेटिव जोन में हैं, यानी कि आप सूबों को दे दें, उसके बाद आप कर्ज उतारें, डेट सर्विसिंग करें और फिर डिफेंस कर दें। तो ये 3 अखराजात करने के बाद या 3 ट्रांसफ़र्स करने के बाद इस वक्त ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट एक नेगेटिव जोन में आ जाती है, यानी मज़ीद कर्जे लेकर हम उस डेफिसिट को पूरा करेंगे, ये इस वक्त कर रहे हैं। सो इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि एसेंशली वफाकी हुकूमत के पास ख़ुद अपने मामलात को रन करने के लिए भी रिसोर्स नहीं बचते। आपने कहा कि ये शेयर कम नहीं हो सकता, लेकिन इसको इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन कम नहीं हो सकता। सिंध को जो है वो 0.38 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को 1% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और लास्ट ईयर फिगर देखें तो सिंध ने 6.5% जो है वो 6.5 बिलियन जो है वो कलेक्ट किया। उनकी टैक्स कलेक्शन के परफॉर्मेंस देखें 4 प्रोविंसेस की, तो वो बड़ी पॉजिटिव रही है। तो और मिलिट्री स्पेंडिंग की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि उसको कम किया जाए, तो इसकी तरफ जोर दिया जा रहा है कि इसको जो है वो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको कम किया जाए। और जो एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है वर्ड से किया क्या ये देना चाहिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होनी। 2 ही डिफरेंट बातें होंगी, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि मिलिट्री स्पेंडिंग की जहाँ तक बात है, तो उसमें अंदर बहुत से लोग इंक्लूडिंग जैसे डॉक्टर कासिम बंगाली है और लोग भी ये कह रहे हैं कि डिफेंस और नॉन डिफेंस, कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट एक्सपेंडिचर्स में फ़र्क करें, और ऐसे अखराजात जिनका ताल्लुक बराह रास्त डिफेंस के मामला से नहीं है उनको आप कम करें, ख़त्म करें, ताकि ये जो ओवरऑल बजट है उसको हम थोड़ा सा उसको कम कर सकें। देखें इवन इस वक्त मिलिट्री की जो पेंशन्स हैं वो भी इसी बजट के हिस्से से जाती हैं, तो इनको हमें देखने की ज़रूरत है कि इसके ऑल्टरनेटिव तरीके क्या हो सकते हैं, तो हमें इसको करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि सूबों ने अपनी जो टैक्स की परफॉर्मेंस, वो हर सूबे में टैक्स अथॉरिटी बनी है और उन्होंने ज़ाहिर है सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लेते हैं उस पर उनकी कलेक्शन भी बेहतर हो रही है। लेकिन इस वक्त एक और एक्सरसाइज हो रही है जो इस्लामाबाद में, वो ये हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान ये जो लैक ऑफ हार्मनी है सेल्स टैक्स के ऊपर, इसको रिमूव करके आप सिंगल रजीम पे आए। यानी अगर सूबा सिंध 19% चार्ज कर रहे हैं, पंजाब 19% चार्ज कर रहा है, सिंध जो है वो उससे कम का चार्ज कर रहा है, बलूचिस्तान और चार्ज कर, तो अगर इमेजिन करें कि एक बिज़नेस एंटिटी हो जिसके मुख्तलिफ सूबों में दफातर हो या उनके कंज्यूमर्स हो, तो वो हर जगह मुख्तलिफ उनको एक तरह से फ़ाइल करना पड़ता है। तो इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, इसमें हमें हाथ में चलाने की ज़रूरत है। IMF की सेकंड कंडीशन की बात करूँगी, जो वो भी अंडर डिस्कशन है, उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है कि IMF ने FBR से कहा कि वो अपने टैक्स इंसेंटिव रिजीम को रिव्यू करें। इस तरह कहा कि जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो टैक्स पॉलिसी बनाई गई है उसको एबॉलिश करें, उसका ख़ात्मा करें, और उसके बाद एक स्पेशल टैक्स पॉलिसी को लेकर आए, टैक्स पॉलिसी यूनिट बनाया जाए और एक फ्रेमवर्क बनाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और टैक्स प्रॉपर्टी के लिए। तो वर्ड बड़ी सही कि किस हद तक ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इट्स अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो वर्ड बड़ी सही कि किस हद तक ये हेल्पफुल होगा अगर ये टैक्स रिजीम जो है इंसेंटिव्स लाए जाए टैक्स सिस्टम में। असूली तौर पर ना हम लोग टैक्स इंसेंटिव यानी टैक्स के हवाले से किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट होना चाहिए जो कि तमाम लोगों को जो इस इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड से ऊपर अर्न कर रहे हैं उनको पे करना चाहिए, चाहे आपका बिज़नेस कंस्ट्रक्शन से है या आईटी से है या टेक्सटाइल से है या आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं या आप ज्वेलरी बेच रहे हैं। everyone including agriculture, including industry, everyone has to pay same rate of taxation regardless of the source of income.
लेकिन ऑब्वियसली हमारी हर हुकूमत को ये चैलेंज रहा है कि जो अनटैक्स्ड सेक्टर है, जिसमें आपने जैसा रियल एस्टेट का जिक्र किया, वो एक मेजर कंपोनेंट है अनटैक्स्ड का। इस तरह रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, तो इनको टैक्स फोल्ड में लाने के लिए हमने मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई इन द पास्ट। तो उसमें से एक ऐसी स्कीम इंसेंटिव्स है, टैक्स इंसेंटिव है कि जी आप आ जाए सिस्टम में, चाहे आप फ़िक्स टैक्स दे दें। और फिक्स टैक्स कैसे होता है कि आप इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी साल के बाद आपकी इनकम कितनी होगी। आपसे नहीं पूछेंगे जी आपने कितने हज़ार स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन की रियल एस्टेट में, और उसके ऊपर फिर हमने एक फार्मूला बनाया कि जी आपने पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया या कवर्ड एरिया के हिसाब से आपने टैक्स पे करना है। सो इसमें ऑब्वियसली क्या हुआ कि आपका जो इंसेंटिव था एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि आपने इनकम के ऊपर देना है, अगर फ़र्ज़ करें आपको लॉस हो रहा है, फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपर्टी बन गई है और वो सेल नहीं हो रही, तो वो साल 2 साल आपके पास प्लाजा पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड है, तो वो तो इनकम काउंट ना हुआ, तो आपको टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप फिक्स में जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने ये बनाते हुए सोचा था कि ये इनकम टैक्स तो ये सेक्टर दे ही नहीं रहा कंस्ट्रक्शन का, तो वाई डोंट वी ग्रेजुअली ब्रिंग देम इनटू दिस फोल्ड बाय क्रिएटिंग दिस स्पेशल स्कीम फॉर देम। किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आए, टैक्स के अंदर आए, उन्होंने अपना डिक्लेयर किया। लेकिन एक दफ़ा आप किसी को भी, प्रॉब्लम ये होता है कि आप किसी को भी एक दफ़ा फ़िक्स टैक्स दे दें तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपने उनसे वादे वाइद किए होते हैं कि जी ये करेंगे तो फिर ये होगा और हम आपको तंग नहीं करेंगे, तो एक दफ़ा आप उसमें से उनको एग्ज़िट करवाना या डीलिस्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो भी एफर्ट करनी चाहिए वो थ्रू लोअर टैक्सेशन रेट हर एक को इंक्लूड करना चाहिए टैक्सेशन के निज़ाम में, और किसी किस्म का कोई इंसेंटिव ऑफ़र नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है जिनको हम टैक्स इंसेंटिव दे चुके हैं, स्पेशली हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर हमारी मजबूरी है, इंटरनेशनल लॉ भी है और हम उनको इंसेंटिव भी दे चुके हैं टैक्स हॉलीडेज़ की शक्ल में, तो वो हम उसको अनडू करना बड़ा मुश्किल है विदाउट रिस्किंग द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन यू नो फॉर द फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस वी शुड नॉट गिव एनी इंसेंटिव टू एनी सेक्टर। जहाँ तक टैक्स इंसेंटिव्स की बात की जाए, टैक्स एग्जम्पशंस की बात की जाए, क्योंकि कुछ सेक्टर्स को दी जाती है एग्जम्पशंस, तो ये जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग टैक्स फाइलर्स, उन पे एक तो बर्डन है जी और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और आईएमएफ की जो शराइत है उसके मुताबिक जो अभी भी है, जो लास्ट ट्रांच है, जो कि इतना नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह शराइत रखी जा रही हैं, मज़ीद ये बर्डन है फाइलर्स के ऊपर, बिल्कुल। तो इसको रिव्यू करना जब ये चाहिए। देखेंगे, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि आप देखेंगे ये जो फाइलर्स हैं इनकी तादाद इस साल कम हुई है। वी आर बैक टू अबाउट 3.5 मिलियन, जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है कि डिस्पाइट ऑल द क्लेम्स ऑफ ऑटोमेशन एंड यू नो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, वी आर लूजिंग ऑन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स फाइलर्स। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हम टैक्स बेस को इंक्रीज़ करेंगे, वो काम नहीं कर रही, और उसकी जो रूट कॉज है वो अगेन टैक्स पॉलिसी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर हरासमेंट के इशू हैं, टैक्स रेट के इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमने उन चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय हम ये एक तरह से सुपरफिशियल किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग में चले गए। तो आई थिंक डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करें, टैक्स की बेस को एक्सपैंड करें, लेकिन ये तभी वो होगा जब हम अपनी पॉलिसी को बेहतर करेंगे, टैक्स पॉलिसी। बिल्कुल, और टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक एक टैक्स सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ना लाई जा सके, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो एफबीआर अपना टारगेट रखता है उससे डबल भी अचीव कर सकता है अगर ये सिस्टम में जो एक जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनमें इतनी करप्शन है, अगर इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और फिर से कि क्या ये है इस चीज़ जितनी भी इस वक्त आपके सिस्टम में तकरीबन हमारे पास इसके एविडेंस बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप बिजनेस लोगों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि कितनी हरासमेंट हो रही है। एक दफ़ा वो टैक्स नेट में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं, ऑडिट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ करना है, वो ऑटोमेट करना है। इस तरफ किसी हद तक पेशरफ्त हुई है जब हम ये सिर्फ ऐप्स देखते हैं कि वो अब डेवलप हो रहे हैं। आप कंपनी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एफबीआर का एक इंटीग्रेशन हो जाती है, सीसीबी के साथ हो चुकी हुई है।
कहीं कहीं पर आपको ये इंटीग्रेशन कहीं इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा सिस्टम टैक्स का वो भी स्टक है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। अगर आप लोकल टैक्सेशन देखें, इंटरनल रेवेन्यू, या आप एक्सटर्नल रेवेन्यू देखें जो आप कस्टम्स के ऊपर देते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है कस्टम वैल्यूएशन के ऊपर, असेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा हम इसको कम करेंगे, रूल्स बेस करेंगे और रूल्स को हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एआई के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना सिस्टम के अंदर जो फ्रिक्शंस आ रही है वो कम होगी, ये स्मूथ सेल होगा और लोगों का फिर ट्रस्ट बढ़ेगा। अभी आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, सो पीपल जनरली डू नॉट ट्रस्ट आवर टैक्सेशन सिस्टम। सो वो आपने ट्रस्ट को कैसे रिस्टोर करना है। अगर एक दफ़ा आप ट्रस्ट रिस्टोर करते हैं तो आप भले ही ये टैक्स दे रहे हैं इस वक्त, तो यकीनन लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस से टैक्स देंगे। इस वक्त ये है कि जी आज का मसला नहीं है कि आज का तो हम टैक्स दे दिया, लेकिन मसला ये है कि अगले साल क्या होगा, अगले साल वो मुझसे पिछले 5 साल का हिसाब ना मांगे। तो ये इस वक्त एक बड़ा मेजर इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। आईएमएफ के साथ अभी जो हमारा करंट प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने कहा है कि पाकिस्तान इज़ लाइकली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम आईएमएफ सपोर्ट। अनलाइकली और लाइकली? अनलाइकली। ओके, ठीक है। अनलाइकली जी जी जी। unlikely to support unlikely break free from the support of IMF program। तो और उन्होंने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया जिसमें अनस्टेबल पॉलिटिक्स है और उन्होंने फिजिकल डेफिसिट की बात की। ठीक। हमारा एक बड़ा ही हॉरिबल रिकॉर्ड रहा है आईएमएफ के साथ, जो कि विच शोज़ के शायद ये जो हमें लास्ट ट्रंच मिलने लगा है शायद ये पॉसिबल ना हो के मिले, और मिड वे में शायद हम इसको टर्मिनेट हो सकता है मिड वे में, क्योंकि हमारा सिंस 1958 से आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है और हर बार रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ की बात की जाती है, ऑस्टेरिटी की बात की जाती है, लेकिन वो हर बार कहीं नज़र नहीं आती है। तो ये क्या ऐसे पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे फिजिकल सस्टेनेबिलिटी लाई जाए? इसमें 2-3 चीज़ें हमको अलग अलग हमें लेना पड़ेगा। एक तो ये है कि मौजूदा प्रोग्राम जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट या एसबीए कहते हैं, इट इज़ सेट टू एक्सपायर इन अप्रैल। पिछले साल ही आया था, 1 साल का प्रोग्राम था। और इसका इंटरिम हद तक तो इसका अप्रूवल्स आ चुकी हुई है, डिसबर्समेंट का मसला नहीं होगा, इसका बोर्ड बैठेगा भी, तो वो हो जाएगा, उस पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। सो आई डू नॉट एग्री विद दैट रिपोर्ट कि इस प्रोग्राम की आखिरी जो किस्त मिलने में उसमें कोई मुश्किलात होगी, ऐसा नहीं होगा। वी विल एक्सपेक्ट कि अप्रैल में कंक्लूड हो जाएगा सक्सेसफुली। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो आईएमएफ की वेबसाइट के मुताबिक 24 प्रोग्राम हम ले चुके हैं इंक्लूडिंग दिस वन, तो उसके नतीजे में जो हमने जो रिफॉर्म्स करनी थी उसकी वजह से, या उस डिसिप्लिन में रह के जो रिफॉर्म्स करनी थी अपने सिस्टम में, पब्लिक फाइनेंस की रिफॉर्म है, टैरिफ रिफॉर्म है, टैक्सेशन रिफॉर्म है, प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, वो हमने उस तरह नहीं की। अगर की तो वो बहुत थोड़े अर्से के लिए की, उसके बाद हमने उसको अंडू किया और फिर हमने इसको दोबारा एक तरह से वापस रिग्रेस किया। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है आई थिंक इस रिपोर्ट की। तो अब मसला ये है कि अब मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान का मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस का मसला भी है, कि हमारा एक कॉन्फिडेंस डेफिसिट भी है। यानी हम $8 बिलियन के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अगले जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान $8 बिलियन ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years वो लेगा या उसके लिए अप्लाई करेगा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरा ये ख्याल है कि हमारा इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट हम ये मीट कर सकते हैं बाय एनहांसिंग exports, by enhancing FDI over next 3 to 4 years. This margin of $8 to $9 billion is not a big margin. वो हम कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा एक और प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम किस हद तक स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक रिफॉर्म से खुद कमिटेड हैं। फॉर इंस्टेंस हमने 2005 में एक लॉ बनाया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। उसमें हमने ये कहा कि जी हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने कुछ साल उसको फॉलो किया सीरियसली और वो अचीव भी किया, लेकिन इस वक्त हम उससे बहुत आगे चले गए, प्रॉब्लम में भी 80% के करीब चले गए।
इस तरह ही हमने 2019 में एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट लेके आए, जिस पे हमने बजटिंग की बात की है, जिस पे हमने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, जिस पे हमने आउटपुट बेस्ड बजटिंग की बात की है, सिटीजन्स को शामिल करके बजट बनाने की बात की। सारी कमिटमेंट उसमें हम कर चुके हैं। 2019 का लॉ लिखा जा चुका है, पास हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने इन स्टेप्स को जो हमने खुद कमिट किया था, स्पेशली FRDR, उसको फॉलो नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसकी एब्सेंस में फिर हमें IMF जैसे इदारों की पुश की ज़रूरत होती है कि देखें, उसका मतलब ये है, फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर IMF और मिस IMF, वी नो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन हमसे तो ये नहीं हो रहा। तो आप ना सिर्फ ये हमें बताएं कि हम इसको कैसे करें, बल्कि आप एक डिसिप्लिन भी लेके आए। तो उस डिसिप्लिन को लाने के लिए फिर हम IMF को प्रोग्राम करते हैं। और फिर गवर्नमेंट एक और लॉजिक भी देती है कि जी वंस IMF प्रोग्राम ओपन्स अप, तो इट ओपन्स द डोर फॉर अदर लेंडिंग। या तो होते ना कि अदर इन्वेस्टमेंट होती है IMF के प्रोग्राम की वजह से, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर IMF का भी लोन ले लेते हैं, ये प्रोग्राम ले लेते हैं, तो उससे हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, बाकी जो बायलैटरल बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे हमें मज़ीद लोन लेने में हेल्प मिल सकती है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एक खुशाइंद अमर नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम को एक मज़ीद लेंडिंग के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म आवरसेल्फ नहीं कर रहे हैं। सो जब तक हम वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये डिस्कशन नहीं ख़त्म होगी, मेरा ख्याल है। आई थिंक दैट्स द डायरेक्शन वी नीड टू टेक इन द फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन एक्चुअली सर्वाइव एंड ग्रो इकोनॉमिकली। बट इस रिपोर्ट में उन्होंने बात की कि जो लास्ट फिजिकल ईयर 23 की हम इन्होंने फिगर बताया कि 7.9% जो है वो डेट इंक्रीज़ हो चुका है पब्लिक डेट पाकिस्तान का, और फिजिकल ईयर 24 में 90 बिलियन जो है, इट्स 90 बिलियन इन डेट इज़ maturing soon. तो how will Pakistan is managed to pay it back? जी, इसमें से सिग्निफिकेंट पार्ट जो आई एम अफ्रेड टू शेयर दैट इट विल बी रीस्केड्यूल्ड या रोल्ड ओवर हो जाएगा, यानी हम इसको पे नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम अपने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें आप ग्रेस पीरियड दे दें, 5 साल 10 साल जितना भी ग्रेस पीरियड बनता है एज पर द लॉ, वो हम दे दें। और इस दौरान में हम उनसे दोबारा वो जो हमने पहले कमिटमेंट की थी, बेसिकली हम उसको रिट्रीट करेंगे। जो मैं आपको शुरू में बातें बताई, हम दोबारा बातें वही करेंगे गवर्नमेंट के साथ, IMF के साथ, कि देखें जी ये आगे हमारे पास एक तरह से एक बाउंड्री आ गई है, इस गाइडलाइन को हमने ब्रीच नहीं करना। लेकिन IMF के एब्सेंस में फिर हम वो ब्रीच कर देते। IMF के प्रोग्राम की ये जो दूसरी अहमियत है, जो बेसिकली नॉन मॉनिटरी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बात की कि सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नज़र नहीं आती है और अगला प्रोग्राम भी शायद ना हो पाए। तो रोल ओवर की आपने बात की और रोल ओवर हुआ। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम चल भी रहा था, अभी भी क्रेडिट जो है अभी भी चल रहा है, तो उसमें भी रोल ओवर ही हम करते आए। चाइना ने रोल ओवर कर दिया, सऊदीया ने कर दिया, और तो ये फिर कैसे पॉसिबल है? अगर ये प्रोग्राम में भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं और फिर रोल ओवर और फिर इंटरेस्ट रेट के साथ भी हमने पे करना है, ये जानते हुए भी, तो व्हाट वुड यू से कि प्रोग्राम के चलते हुए कंडीशंस को फॉलो करते हुए भी पाकिस्तान का जो है ये इतनी वर्स कंडीशन है, तो ये कैसे, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? कैसे? पहला सवाल जो हमें अपने आप से करने की ज़रूरत है, जो बहुत सीरियस सवाल है, वो ये कि क्या हमने कंडीशंस को सीरियसली फॉलो किया। दो बड़ी बातें मैं करना चाहता हूँ, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमने एनर्जी सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात की थी, तो हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में तो इजाफा होते हुए देखा है, इन टैरिफ रिफॉर्म होते हुए देखा है, लेकिन क्या हमने प्रोग्राम के नतीजे में, क्या हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको हमने ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है? क्या हम उनको मार्केट कंपटीशन की तरफ लेकर गए हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर गए हैं? क्या हम ज़्यादा बेहतर अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर गए हैं? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ बिलों का इजाफा किया है। तो मतलब ये कि प्रोग्राम की हद तक तो हमने कहा कि जी हम उसको प्रोग्राम ये था कि सर्कुलर डेट को कम करना है, तो हमने सोचा कि चल सर्कुलर डेट को कम करने के लिए हम बिल्स में ले आते हैं। दूसरा, प्रोग्राम की एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। मतलब उसका तरीका क्या होगा कि बोरोइंग कम करेंगे सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक से करेंगे। वो नहीं किया।
तो अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसमें तो कोई मेरा ख्याल है 15-20% इजाफा ही हुआ है हमारी बोरोइंग के अंदर इन लास्ट 1 ईयर, उसमें कोई कमी नहीं हुई। सो वंस अगेन मे बी हमने उसकी फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करते हुए अपने रेवेन्यू साइड से कवर किया हो, लेकिन हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है कि जी हम अपने इस तरह के अखराजात को कम करेंगे। तो वो हमने नहीं किया, तो इसलिए ये कहना है कि जी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट करने के बावजूद ये हो रहा है, ये थोड़ा सा मे बी एक ओवर सिम्प्लिफिकेशन हो रहा है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कितना हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया और वो क्यों नहीं कर रहे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव भी इसके हैं। कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के इशू हैं। और एक आईएमएफ के जो एक साइकिल चल रहा है, उस आईएमएफ साइकिल प्रोग्राम, वो उससे बड़ा छुटकारा पाना आप हमारे लिए बड़ा ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा अपना असल में कोई ओनरशिप प्रोग्राम नहीं है। हम वी डू नॉट ओन अ रिफॉर्म एजेंडा। मैंने लिखा था पिछले दिनों आर्टिकल कि पाइड हैज़ पब्लिश्ड अ रिफॉर्म मैनिफेस्टो विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, लेकिन किस हद तक ये ओनरशिप है इस डॉक्यूमेंट की अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो वी डू नॉट हैव लोकल ओनरशिप of these indigenous reform agendas. Okay. Thank you for your time, Ali Salman. It was very informative debate with you. Let's see कि जो हमारी इस वक्त जो challenges चल रही हैं, और इसको इन challenges को हमारी गवर्नमेंट को ओवरकम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जो करंट प्रोग्राम चल रहा है वो इन कंक्लूडिंग स्टेजेस पे है, बट जो नेक्स्ट हमारा आईएमएफ के साथ रिव्यू होगा वो किस हद तक एक सक्सेसफुल होगा और उसकी कंप्लीशन 3 साल के अंदर पॉसिबल होगी भी या नहीं। और ये जो चैलेंजेस है और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है, ये भी क्या वी डोंट नो कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ये पॉसिबल होगी या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एपिसोड लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।